अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपके बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये क्लास 4th की आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम आपके PA2 का सिलेबस बता देते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आप कंटेंट ओपन कर लिए। तो यहाँ पर कंटेंट ओपन कर लिए और यहाँ पर देखिए कंटेंट में हमने PA2 का मार्क कर रखा है सिलेबस। ठीक है, हमने पिछली बार आपको बताया था कि पिछली बार जब बताया था उसमें क्या था, जब आपको पिछली बार पढ़ाया गया होगा वो आपका हाफ ईयरली तक होगा। ठीक है, जो पिछली बार तक आपका पढ़ाया वो हाफ ईयरली तक है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये 3 चैप्टर कौन कौन से, प्रीपोजिशन और चैप्टर 13 और 14, यानी चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14। ये चैप्टर आपको किस में पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है PA2 के टेस्ट के लिए, यानी जो आपके PA2 का टेस्ट होगा वो यहाँ से आएगा। चैप्टर नंबर 12, 13, 14। ठीक है, ये वाले सिर्फ ये चैप्टर 12, 13 एंड 14, इस पर हमने ऐसे टिक लगा रखा है, आप भी इस पर टिक लगा दिए। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपको किस में पढ़ने हैं, ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं PA2 के लिए, जो कि आपके PA2 का टेस्ट होगा उसमें आएंगे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, और ये तीनों ही हमारा किस में है, ये हमारा पार्ट नंबर 4 में है। क्या, पार्ट नंबर 4 में है ये। ठीक है, ये हमारा पिछले बार पार्ट 1, 2, 3 वो हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। तो ये हमारा तीनों चैप्टर किस में आ जाएगा, पार्ट नंबर 4 में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पार्ट नंबर 4 मार्क कर देते हैं। आप भी यहाँ पर पार्ट नंबर 4 लिख दिए। स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 28 पर। हमारा प्रीपोजिशन सबसे पहले हमारा पेज नंबर है, पेज नंबर 28। तो पेज नंबर 28 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 ओपन कर लिए। ये देखिए पेज नंबर 28, चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय। यहाँ पर लिखा है ना प्रीपोजिशन। इंग्लिश पढ़ रहे हैं वैसे हम, इंग्लिश ग्रामर में, मगर हिंदी में भी यहाँ पर आपको बताया गया है। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं प्रीपोजिशन को। तो ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता क्या है, संबंध सूचक अव्यय। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, संबंध सूचक अव्यय पढ़ रहे हैं। ये होता क्या है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है पार्ट नंबर 4। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको पार्ट नंबर 4 लिखना है। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 4 है, इसलिए यहाँ पर चैप्टर के स्टार्ट में यहाँ पर टॉप पर आप पार्ट नंबर 4 मेंशन कर देंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर में आपको पार्ट नंबर 4 में पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर में आपको हर चैप्टर के ऊपर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे ही आपको भी पार्ट नंबर 4 लिख देना है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 है आपका। और डेट आपको अपने हिसाब से डालनी होती है, किस तारीख की, मतलब किस दिन की डेट डालनी होती है वो आपके ऊपर होता है। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन की डेट आपको डालनी होती है। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको बस बता दिया है कि यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, और लिखनी किस दिन की होती है, जिस दिन हमारा पार्ट 4 ये अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर जो तारीख होगी, जिस दिन अपलोड होगा यूट्यूब पर आएगा, मतलब जिस दिन पार्ट 4 उस दिन जो डेट होगी वो यहाँ पर लिख दिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन यानी हिंदी में कहें तो संबंध सूचक अव्यय। A preposition is a word which shows place, direction, method or source of the subject and its verb। क्या प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों, एक वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है प्रीपोजिशन, जो कि क्या करता है, वो जो है प्लेस यानी जगह, या डायरेक्शन, या मेथड, या सोर्स को बताता है। सब्जेक्ट का सोर्स क्या है, ठीक है, उसके वर्ब का सोर्स क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, या उसकी जगह क्या है, या उसका हम ये कह सकते हैं उसके सोर्स क्या है, या मेथड क्या है। मतलब सिंपल सी बात करें हम तो इसमें जो है दो चीज़ों को जो है ये प्रीपोजिशन क्या करता है, जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, या ये उससे रिलेशन बताता है। जैसे अभी हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदी में, पहले डेफिनेशन देखिए इसका, जो शब्द सब्जेक्ट और वर्ब का स्थान, दिशा, ढंग अथवा स्रोत प्रकट करता है प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब ये तो हिंदी में हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दी हुई हैं आपको। पहला है यहाँ पर द पेन इज़ इन माई पर्स। मैंने कहा द पेन इज़ इन माई पर्स, पेन जो है मेरे पर्स में है। अब मैंने अपने पर्स को और पेन को आपस में एक दूसरे से जोड़ा। कैसे जोड़ा, मैंने कहा मेरा पेन कहा, किसी ने कहा कि पेन, मैंने कहा पर्स। अब इन दोनों को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बनाया, मेरे पास या पेन मेरे पर्स में है। तो मैंने जो है पर्स में है पेन को बताया। पेन क्या है हमारा यहाँ पर, पेन क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, तो पेन के बारे में बात हो रही है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं कहाँ पर है, तो वो मेरे पर्स में है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, पर्स को और पेन को
किससे बताया, इन से ज्वाइन कर दिया दोनों को। और मैंने पेन की पोजीशन बताई, इन्होंने कहा प्लेस बताना या डायरेक्शन बताना या मेथड बताना या सोर्स बताना कि किस ज़रिए से मिल रहा है या क्या तरीका है या कौन सी जगह है या किस तरफ है, किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम, एट, टू, ये सब हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। इसी तरह से इन्होंने कहा बैग में, पर्स में पेन पर्स में है, यानी डायरेक्शन बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं, इन से ही तो पता चल रहा है बैग में है, पेन पर्स में है। अगर मैंने कहा द पेन इज़ ऑन द टेबल, क्या मतलब, टेबल पर है, यानी ऑन होता वहाँ पर, ऑन से ही तो पता चल रहा ऊपर, यानी डायरेक्शन किससे पता चला, जिस वर्ड से डायरेक्शन पता चल रहा है, जिस वर्ड से प्लेस पता चल रही है, जगह पता चल रही है किसी सब्जेक्ट की, ठीक है, या उसके वर्ब की, तो जो है क्या होगा, वो हमारे वर्ड क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन कहलाएंगे, यानी संबंध सूचक अव्यय कहलाएंगे। तो यहाँ पर इज़ नहीं है बल्कि इन होगा। इन मतलब अंदर से पता चला कि पर्स के अंदर रखा हुआ है पेन, यानी इससे पता चल रहा है कि पेन कहाँ है, यानी उसकी प्लेस पता चली, ठीक है, उसका सोर्स नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरी होगी सोर्स और मेथड की। और यहाँ पर देखिए द बस इज़ गोइंग टू आगरा, ये कह रहे हैं बस जो है आगरा जा रही है। कहाँ जा रही है, अब मैंने कहा द बस इज़ गोइंग आगरा, ये सही नहीं रहता, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ कि किस जगह जा रही है, तो डायरेक्शन बता रहा हूँ, यानी किसकी मदद से बता रहा हूँ, टू की मदद से। अगर मैं कहता द बस इज़ गोइंग फ्रॉम आगरा, बस आगरा से जा रही है, फ्रॉम मतलब से, टू मतलब तक, यानी आगरा तक जाएगी। गो बस मतलब जा रही है, गोइंग, अगर गो लिखा होता मतलब जाओ, और इंग मतलब ING लग जाता है, मतलब जा रही है, जो चीज़ हो रहा है। हम कहते हैं ना आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, जिसमें भी ING लग जाएगा मतलब वो काम चल रहा है उस टाइम, ठीक है। अगर मैं कहूँ आई एम वॉकिंग, यानी मैं चल रहा हूँ, मैं कहूँ आई एम स्लीपिंग, यानी मैं सो रहा हूँ, मैंने कहा आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा, विल कहा ना मैंने, तो इसी तरह से ING जिसमें लग जाएगा मतलब वो कर रहा है इंसान, वो चीज़ हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है कमिंग फ्रॉम स्कूल, ही इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, चौथी वाली देखिए। पहले थर्ड देखिए, शी इज़ एट वर्क, वो अपने जॉब काम पर है, कहाँ पर है, काम पर, यानी जहाँ पर उसका काम, वो कोई भी है जिसकी बारे बात कर रहे हैं हम, अगर वो कोई आपसे पूछे वो कहाँ है, तो आप कहेंगे शी इज़ एट वर्क, यानी वो अपने काम पर गई हैं, जहाँ मतलब अपने जॉब पे गई हैं या वो काम करने गई हैं, ऐसे तो कहते हैं हम कि वो काम पर गई हैं। तो मतलब इसका क्या है, शी इज़ एट वर्क, वो जो है काम पर हैं। अब डायरेक्शन, वर्क पर हैं, काम पर हैं, कोई जगह ही तो होगी वो। अब वो कैसे पता चल रही है, इस वर्ड से, एट से। मैं अगर कहूँ शी इज़ इन वर्क, मतलब वो काम में है, काम में बिजी है, ठीक है। मैं कहूँ शी इज़ ऑफ वर्क, शी इज़ एट वर्क, तो सही जो वर्ड होगा तो वही तो लिखेंगे हम। ऐसे ही इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, स्कूल से। अब वो स्कूल से, ये जो हम कह रहे हैं ना स्कूल, मैंने कहा वो स्कूल आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा क्या कहना चाह रहे हैं। अब कोई कहेगा स्कूल जा रहा है, कोई स्कूल में जा रहा है, कोई स्कूल से आ रहा है, तो हमें जो है से, में, इससे क्या पता चल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, किधर आ रहा है, डायरेक्शन पता चल रही है, ठीक है, उसकी जगह पता चल रही है कि वो किधर से आ रहा है, तो वो यानी स्कूल से आ रहा है। कोई भी अगर शख्स है, कोई भी इंसान है, हमने कहा ही इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रहा है, मतलब वो स्कूल से वापस आ रहा है। फ्रॉम, अब फ्रॉम से ही तो पता चला से, इससे तो पता चला से का जो मतलब निकला फ्रॉम, टू का मतलब तक, ठीक है, आगरा तक। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रीपोजिशन, जिसे हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे करेक्ट यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ संबंध सूचक अव्ययों, क्या अव्ययों का उचित प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है। इनका मतलब मैं, इनटू का मतलब मैं, ऑन का मतलब ऊपर, ठीक है, अप का मतलब ऊपर, अपॉन का मतलब ऊपर, मगर इन तीनों का जगह जगह अलग अलग इस्तेमाल होता है। ये आपको हिंदी में पढ़ने हैं, आपको खुद ही रीड करना है इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। फिर अपॉन ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, अबव मतलब ऊपर, तीनों का ही ऊपर 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 मतलब निकलता है, मगर अलग अलग जगह अलग, ठीक है। हर जगह में ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा आई एम, कोई अगर आपसे कहेगा ऑन द टेबल तो ये नहीं कहेंगे ओवर द टेबल, अपॉन द टेबल, अबव द टेबल, नहीं, हर जगह मीनिंग अलग है। मतलब तीनों का मतलब ऊपर ही होता है, मगर अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ऐसे अंडर मतलब नीचे, बिलो मतलब नीचे, बिहाइंड मतलब पीछे, आफ्टर पीछे या बाद में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना आई विल आफ्टर यू, मतलब मैं आपके पीछे रहूँगा, ठीक है, मैं आपके बाद रहूँगा। आई विल कम आफ्टर यू, आई विल ईट आफ्टर यू। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मैं तुम, आफ्टर मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब बाद, ठीक है, बिहाइंड मतलब पीछे। अगर कोई कहेगा मैं आपके पीछे, मैं आपके बाद में खाऊंगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई विल ईट बिहाइंड यू। बिहाइंड यू का मतलब होता है मैं तुम्हारे पीछे बैठ कर खाऊंगा या तुम्हारे पीछे रह कर खाऊंगा, वो जगह बता रहा है। और आफ्टर क्या बता रहा है कि समय बता रहा है, आफ्टर क्या बता रहा है, यहाँ पर समय बता रहा है। और बिहाइंड क्या बता रहा है, जगह बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा देखो स्थिरता और विश्राम, ठीक है। ही सिट्स बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठा, यानी उसने जगह बताई। इस वाले से हमें क्या पता चला, डायरेक्शन पता चली,
ठीक है, या प्लेस पता चली कि मेरे पीछे बैठा। आफ्टर मतलब समय की अवधि की समाप्ति के लिए, मतलब समय की अवधि के लिए, समाप्ति के लिए कि हम इस समय बैठेंगे, या अगर कोई समय ख़त्म होने वाला, या मतलब टाइम को लेकर, या एक वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे गतिशील हो, मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ के पीछे चल रही हो या उसके पीछे भाग रही हो, दौड़ रही हो, तब हम आफ्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा द कैट इज़ रनिंग आफ्टर द रैट, मतलब कैट जो है वो रैट के आफ्टर भाग रही है, रैट के पीछे यानी चूहे के पीछे भाग रही है बिल्ली, तो हम कहेंगे पीछे भाग रही है, यानी बाद में भाग रही है, यानी पीछे भाग रही है, यानी आफ्टर। मैंने कहा शी विल कम आफ्टर एन आवर, वो 1 घंटे बाद आएगी। और यहाँ पर लिखा ही सिट्स बिहाइंड मी, तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता था कि ही सिट्स आफ्टर मी, वो मेरे बाद बैठेगा, नहीं, वो मेरे पीछे बैठा है, तो इसका मतलब बिहाइंड ही लिखना पड़ेगा, आफ्टर नहीं। आफ्टर का मतलब तो हो जाएगा वो मेरे पीछे बैठे, बाद में बैठेगा, मतलब लेट, मुझसे बाद में बैठेगा, पहले मैं बैठूंगा फिर बाद में बैठेगा, तब ये वाला आफ्टर वाला वर्ड यूज़ होगा। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, इसे आप पढ़ लीजिए, रीड कर लिए। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 29 पर। पेज नंबर 29 है हमारा, यहाँ पर देखिए, टॉप पर देखिए बिटवीन, अमंग, बाय, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब बिटवीन का मतलब बीच में, अमंग मतलब बीच में, और बाय मतलब द्वारा तक, मतलब हम कहते हैं ना ये किसने किया, किसके द्वारा काम किया गया है, ये काम किसने किया, तो हम कहेंगे उसके द्वारा, राम के द्वारा ये काम किया गया, तो हम कहेंगे द वर्क इज़ डन बाय राम। काम जो है यहाँ जैसे लिखा है रावणा वॉज किल्ड बाय राम, रावण जो था, रावणा लिखा हुआ है, रावण पढ़ते हैं, रावण जो है राम के द्वारा मारा गया। ठीक है, राम के द्वारा रावण मारा गया। फिर साधन से पूर्व, मतलब साधन से पूर्व अभी क्या है, आई केम बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा आया, मैं ट्रेन से आया, ट्रेन के ज़रिए आया, उर्दू में कहे तो ज़रिए, और द्वारा मतलब हिंदी में कहते हैं हम द्वारा। ठीक है, बाई ट्रेन, आई केम बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से आया। फिर ऐसे ही विद है, विद इन है, विद का मतलब से या साथ, मैं हम कहते हैं ना आई विल कम विद यू, मैं आपके साथ आऊँगा। ठीक है, ही टॉक विद हिम, उसने वो उससे बात करता है, तो से की आवाज़, साथ की आवाज़ विद से निकलती है, इसका मतलब होता है। ठीक है, विद इन मतलब मैं, अगर यहाँ से लिखा है आई विल रिटर्न विद इन अ वीक, मैं एक हफ्ते में आ जाऊँगा, तो अगर मैं समय बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है समय की अवधि की समाप्ति से पूर्व, अगर हम समय की बात कर रहे हैं कि मैं इतने समय में आ जाऊँगा, इतने समय में काम हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, उसके लिए हम विद इन यूज़ करते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट है हमारा टू, मतलब को, ही इज़ गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई को जा रहा है, मतलब मुंबई तक जा रहा है, मुंबई के लिए जा रहा है, मतलब मुंबई जा रहा है। फ्रॉम मतलब से, अलग होना, मतलब दो चीज़ को अलग करता है, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम, मैं अपने घर से आ रहा हूँ। फॉर मतलब लिए, मैं कहता हूँ ना, क्या कहते हैं कि उसके लिए। ठीक है, तो ये आप कहेंगे कि मैं उसके लिए जा रहा हूँ, या मैंने, ये उसके लिए है, तो हम कहेंगे दिस इज़ फॉर हिम, दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, तो लिए की आवाज़ आती है फॉर से, या बदले में। ठीक है, मूल्य के संबंध में, जैसे आई बॉट इट फॉर 5 रुपीज़, मैंने ये 5 रुपये का ख़रीदा। ठीक है, मैंने ये 5 रुपये के बदले में ख़रीदा, मतलब मैंने 5 बदले में, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये सिंपल फॉर का मतलब होता है एक तो लिए कि मैंने ये आपके लिए ख़रीदा, आई परचेज इट फॉर यू, आई बॉट इट फॉर यू, मैंने आपके लिए ख़रीदा। ठीक है, और अगर कोई कहेगा मैंने इसके बदले में ख़रीदा, मतलब मैंने 5 रुपये दिए तभी तो उसने कुछ चीज़ दी, तो हमने आपस में चीज़ें बदली। ठीक है, बदले में, तो हम कहेंगे आई बॉट इट फॉर 5 रुपीज़, मैंने 5 रुपये के 5 रुपये के बदले में इसे ख़रीदा, मतलब मैंने उसे 5 रुपये दिए तो उससे मैंने ये चीज़ ख़रीदी, सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ए है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रीपोजिशंस दिए हैं आपको, इसमें से जो सही प्रीपोजिशन लगता है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया था ऑन है, अपॉन है, एट है, अलग अलग था। ठीक है, ऑन का मतलब था कोई वस्तु पहले से ही किसी वस्तु के ऊपर हो। ठीक है, माई बैग इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, मतलब कोई चीज़ पहले से ही अगर किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो हम उसके लिए ऑन लिखते हैं। अब कब लिखते हैं, अब लिखते हैं ऊपर की ओर, यानी स्पर्श नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं ऊपर वाला डायरेक्शन बताते हैं कि हैंड्स अप। ठीक है, हैंड्स अप, तो हम कहते हैं ना हैंड्स अप, मतलब हाथ ऊपर कर लो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहला क्या है, ही वर्क डैश हिज डेस्क फॉर ओवर 2 आवर्स, ये कह रहे हैं वो काम करता है अपनी डेस्क पर, तो एट हिज डेस्क या ऑन हिज डेस्क, वो 2 घंटे से काम कर रहा है, यानी 2 घंटे से वो उस चीज़ पर काम कर रहा है। ठीक है, अपनी डेस्क पर 2 घंटे से काम कर रहा है, तो कितने, उसमें मैंने बताया ना कोई वस्तु पहले से ही हो, ठीक है, या किसी वस्तु के ऊपर हो, या स्पर्श हो किसी चीज़ के ऊपर हो, तो वो उस 2 घंटे से वहाँ पर काम कर रहा है। हम कहेंगे ही वर्क ऑन हिज डेस्क फॉर ओवर 2 आवर्स, वो अपने डेस्क पर 2 घंटे से काम कर रहा है। ठीक है, इस पर पहले में आ जाएगा ऑन।
सेकंड है माई फ्रेंड लिव्स डैश मसूरी, ये कह रहा है मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, मसूरी में। अब किसी जगह को हम जब कहते हैं ना तो ऑन द मसूरी नहीं कहेंगे हम, ठीक है, ऑन द मसूरी नहीं कहेंगे या ऑन द फार्म नहीं कहेंगे, एट द फार्म, एट द ग्राउंड, ठीक है, एट द मसूरी। तो वो कहाँ रहता है, माई फ्रेंड लिव्स एट मसूरी, मेरा फ्रेंड मसूरी में रहता है, ठीक है। इन द मसूरी नहीं यहाँ पर यूज़ हुआ, एट द मसूरी, मेरा फ्रेंड मसूरी में रहता है, ठीक है, यहाँ पर एट आ गया। फिर है द थीफ जम्प्ड ऑफ द रूफ, थीफ जो है कहाँ से कूदा, छतों के ऊपर से कूदा। एट द रूफ छत पर कूदा, छत मतलब छत में कूदा, नहीं छत में नहीं कूदा। ऑफ मतलब होता है ऑफ का, छत का कूदा, तो इसका तो कोई मीनिंग निकल रहा है। ऑफ द रूफ मतलब ओ डबल एफ, मतलब ये ओ डबल एफ ऑफ जो यूज़ हुआ है ये जो है बताने के लिए, जैसे कि अगर हम कहते हैं टेक ऑफ मतलब निकालो, टेक ऑफ योर, मैंने कहा अगर टेक ऑफ योर टी शर्ट यानी अपनी शर्ट निकालो, या स्विच ऑफ द बोर्ड बंद कर दो, ठीक है। इस तरह के इसके अलग अलग जगह पर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जम्प्ड ऑफ मतलब वो कूद गया रूफ के ऊपर से, छत के ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑफ हो गया, ओ डबल एफ ऑफ। फोर्थ है व्हाट टाइम इज़ इट डैश योर वॉच। अगर हम किसी से पूछते हैं तो हम उससे कहते हैं आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, तो हम उससे यही कहते हैं ना आपकी घड़ी में कितना हो रहा है, या आपके घड़ी द्वारा कितना हो रहा है, आपके घड़ी पर कितना टाइम हो रहा है, ये नहीं कहते ना। तो हम कहते हैं व्हाट टाइम इज़ इट इन योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो इन योर वॉच कहते हैं, बाई योर वॉच नहीं कहते हैं, ऑन योर वॉच नहीं कहते हैं। ऑन मतलब ऊपर, आपकी घड़ी के ऊपर कितना समय हो रहा है ये थोड़ी नहीं कहते हैं हम ही कहते हैं कितना समय हो रहा है आपकी घड़ी में, यानी इन का मतलब होता है ना मिन, इनका मतलब क्या होता है मैं। दिस फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड, दिस फर्नीचर इज़ मेड विद वुड या मेड फ्रॉम वुड, मतलब ये फर्नीचर वुड से बना है, ठीक है, या वुड का बना है, लकड़ी का बना है, ये लकड़ी ये हम कहेंगे ये फर्नीचर लकड़ी का बना है। दिस फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड या मेड ऑफ वुड, मेड फ्रॉम वुड लकड़ी से बना है ये नहीं कहेंगे हम, ठीक है। हम कहेंगे लकड़ी के साथ बना है नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना है, ठीक है। ऐसे तो कहते हैं ये लकड़ी का फर्नीचर है, ठीक है, ये लकड़ी का फर्नीचर बना है, ये लकड़ी से बना है, तो मेड ऑफ वुड, ठीक है। ये हमारे पांचों हो गए। यहाँ पर एक्सरसाइज एक हमारी कंप्लीट हो गई, इसे फिल कर लिए। फिर अगले एक्सरसाइज में आइए। अगले एक्सरसाइज में क्या करना है, बी है इंसर्ट द प्रीपोजिशन। अब देखिए पूरे सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक सेंटेंस है यहाँ पर, ऐसे ये सारे सेंटेंस हैं, इसके बीच में हमें ये जो प्रीपोजिशंस दिए हैं वो यहाँ पर हमें फिल करने किस जगह पर आना चाहिए। इंसर्ट द प्रीपोजिशन जहाँ पर सही से लगने चाहिए वहाँ पर लगाने हैं हमें। पहला क्या है, द ट्रेन हैज़ अराइव द स्टेशन, ये कह रहे हैं ट्रेन जो है स्टेशन पर अराइव हो चुकी है, मतलब आ चुकी है। तो हम क्या कहते हैं, द ट्रेन हैज़ अराइव एट द स्टेशन, स्टेशन पर आ चुकी है, ये तो कहते हैं। ये कहते हैं स्टेशन आ गई, ट्रेन स्टेशन आ चुकी है, हम कहते हैं ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है, तो हम कहते हैं एट द स्टेशन। तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। इंसर्ट करना है ना, अब यहाँ पर जगह तो है नहीं लिखने की, तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके एरो बना दिए जहाँ जहाँ हमारे ये वर्ड आएंगे, तो इस जगह आएगा एट, ये वाला, ठीक है। सेकंड क्या है, द वर्कमैन वर बिजी डैश द रेलवे, वर्कमैन बिजी था द रेलवे लाइन में, अलॉन्ग द रेलवे लाइन के साथ वर्कमैन बिजी था, ठीक है। अलॉन्ग द रेलवे लाइन, बिजी के बाद आएगा, ठीक है। द वर्कमैन वर बिजी अलॉन्ग द रेलवे लाइन, तो यहाँ पर आएगा। थर्ड है, यहाँ पर बिजी होना चाहिए, बजी लिखा है इन्होंने। थर्ड है, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर 10 मंथ, मतलब वो यहाँ पर 10 सालों से रह रहा है। हम कहते हैं ना वो यहाँ पर 10 सालों से रह रहा है, ठीक है। या तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर, वो 10 सालों से रह रहा है, तो यहाँ पर आएगा फॉर 10 ईयर। तो मैं जहाँ पर ये वर्ड आएंगे वहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, हम कहते हैं ना द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं। फिफ्थ है, वी गो टू स्कूल डैश 10 o'clock, तो हम कहते हैं ना वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock, हम 10 बजे जाते हैं। तो एट मतलब हम पोजीशन बता रहे हैं कि मतलब टाइम बता रहे हैं, वक्त बता रहे हैं कि हम कितने बजे जाते हैं, ठीक है। तो स्कूल और 10 के बीच में आएगा यहाँ पर एट, या स्कूल टू 10 o'clock 10 बजे तक जाते हैं, या 10 बजे जाते हैं, तो इन दोनों में से हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 10 बजे तक स्कूल जाता हूँ, मतलब मैं 10 बजे तक पहुँच जाता हूँ। कुछ कहते हैं मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, मतलब मैं 10 बजे जाता हूँ। बराबर बात है, दोनों का मीनिंग सही निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं टू भी लिख सकता हूँ, एड भी लिख सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरे ये आने थे वर्ड मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है ना, अलॉन्ग कैसे लिखेंगे, बजी द के बीच में अलॉन्ग आ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, मतलब यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 29 कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट पेज आया हमारा पेज नंबर 30, हमारा चैप्टर प्रीपोजिशन ख़त्म। अब स्टार्ट हो गया हमारा चैप्टर नंबर 13 कंजक्शन।
कंजक्शन क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या? समुच्चय बोधक अव्यय, हम हिंदी में कहते हैं इसे समुच्चय बोधक अव्यय। ये भी हमारा पार्ट नंबर क्या है? पार्ट नंबर 4 है। तो यहाँ पर है, हम क्या करेंगे? पार्ट नंबर 4 मेंशन करेंगे। और आप भी क्या करेंगे? यहाँ पर अपने बुक में पार्ट नंबर 4 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर पार्ट नंबर 4 अपनी बुक में सब मेंशन कर दिए। ये लिखने के बाद अब एक्सरसाइज करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है। तो डेट किस दिन की होती है? जिस दिन पार्ट नंबर 4 अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कंजक्शन होता क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है। तो कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंस। कंजक्शन क्या होता है बच्चों? वो वर्ड होता है जो कि दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करता है। मैंने कहा मोनू मेरा दोस्त है और मोनू मोटा लड़का है। क्या? मोनू मेरा दोस्त है, मोनू मोटा लड़का है। तो आप किसी को अगर कुछ बताते हैं तो ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं। अगर आप कहते हैं कि मोनू मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा लड़का, या मोनू बहुत अच्छा लड़का है, या हम किसी से कहते हैं कि कोई हमसे कहता है अपने बारे में बताओ, या मैं अगर किसी को अपने दोस्त के बारे में बता रहा हूँ तो मैं अपने फ्रेंड के बारे में जब बताऊँगा तो मैं ये थोड़ी नहीं कहूँगा कि बार बार उसका नाम थोड़ी नहीं लूँगा कि मोनू मेरा दोस्त है, मोनू यहाँ जाता है, मोनू वो खाता है, मोनू को ये पसंद है, मोनू को वो पसंद है। हम क्या कहते हैं? मोनू मेरा दोस्त है, वो अच्छा लड़का है और वो उस स्कूल में पढ़ता है और वो इस क्लास में पढ़ता है और उसे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसका खाना ये, उसका फेवरेट खाना ये है, वो रोज़ सुबह स्विमिंग जाता है या वो रोज़ सुबह एक्सरसाइज करता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हर बार उसका नाम नहीं ले रहे हैं, हर बार उसका नाम नहीं ले रहे हैं, हर बार हमने दूसरे वर्ड से उसे जोड़ दिया, वो करके, ये करके, उसको, इसको, ऐसे करके हमने क्या किया? आपस में दो वर्ड को जोड़ दिया। तो ऐसे यहाँ पर है, वह शब्द जो दो वर्ड्स, क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ता है कंजक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, मोनू एंड सोनू आर फास्ट फ्रेंड। मोनू और सोनू दोनों ही दोस्त हैं। मैंने कहा मोनू सोनू दोस्त हैं, तो मैं ऐसे थोड़ी नहीं कहते हम लोग कि मोनू सोनू दोस्त हैं। ठीक है, मोनू सोनू दोनों दोस्त हैं। या रश्मि और रूबी, रश्मि पतली, रूबी मोटी, ऐसे कहते हैं हम कि रूबी मोटी है, रश्मि पतली। हम क्या कहते हैं? रश्मि पतली है मगर रूबी मोटी है। ठीक है, कुछ वर्ड होते हैं ना जिससे हम दोनों उसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर मोनू और सोनू दोस्त हैं, फास्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, मतलब पक्के दोस्त हैं। ऐसे रश्मि इज स्लिम बट रूबी इज़ फैट, मतलब रश्मि पतली है मगर रूबी मोटी है। फिर थर्ड, शी पास्ड बिकॉज शी वर्क हार्ड, वो पास हुई क्योंकि उसने मेहनत की। फिर फोर्थ है, आई विल सी यू टुमारो और द डे आफ्टर, ये उसने कहा मतलब मैं कल तुम्हें देखूंगा, वरना और आज के बाद, मतलब द डे आफ्टर मतलब आज का जो दिन है उसके अगले दिन, बात सेम ही होती है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख कंजक्शन यहाँ पर निम्न प्रकार के हैं जो आपको यहाँ पर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आफ्टर, ऑल्दो, ऑल्सो, एंड, एज सून एज वेल एज, बिकॉज, बिफोर, बट, एल्स, आइदर, और, इन केस, फॉर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और, अदरवाइज, सिंस, सो दैट, स्टिल, दैट, देन, देयरफॉर, दो, टिल। ठीक है, उसके बाद अनलेस, until, what, when, where, while, who, whom, why, उसके बाद yet। ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे? ये कंजक्शंस के वर्ड बताए हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जो कि कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पर आइए, इसके यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, करेक्ट यूज़ ऑफ सम कंजक्शंस, कुछ समुच्चय बोधक अवयवों का उचित प्रयोग। यहाँ पर कुछ प्रयोग बताया है कि हम कौन कौन से कुछ ऐसे संबंध बोधक, मतलब जो हमारे समुच्चय बोधक अवयव हैं, यानी हमारे जो कंजक्शंस हैं उसके कुछ वर्ड्स हैं जो कि उसके कुछ यहाँ पर रूल्स बताए हैं कि कैसे यूज़ होते हैं। पहला है अनलेस या अनटिल, और तथा मतलब और। अनलेस या अनटिल जो होता है दोनों का अर्थ नेगेटिव होता है, दोनों का अर्थ नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव नहीं होता। मतलब ये या ये, अत उनके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता। अगर अनलेस या अनटिल अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद कभी भी नॉट वर्ड यही नहीं यूज़ करेंगे। क्या? अगर आप अनलेस और अनटिल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप नॉट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, फिर तो नॉट ही यूज़ कर लिए, अनलेस और अनटिल मत करिए। ठीक है, तो अनलेस और अनटिल जब कर रहे हैं तो हम उसके बाद हम नॉट यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या? तुम फेल हो जाओगे अगर तुम, वरना तुम वर्क हार्ड करो। अगर तुम, हम कहते हैं ना तुम फेल हो जाओगे वरना मेहनत करो, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, या ऐसे करके कहते हैं ना फेल हो जाओगे वरना पढ़ लो, ऐसे कहते हैं ना मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे। तो इस तरह से यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। फिर है यहाँ पर बिकॉज के बाद देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता, मतलब बिकॉज कहीं पर लिखा है तो उसके बाद देयरफॉर कभी नहीं लिखते। बिकॉज ही इज़ क्लेवर ही कैन चीट यू, क्योंकि वो चालाक है इसलिए वो तुम्हें चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है।
ठीक है। फिर ऑल्दो या दो से आरंभ होने वाले सेंटेंस के बीच में फिर भी की अंग्रेज़ी के लिए येट का प्रयोग किया जाता है। ऑल्दो या दो अगर कभी भी आता है, इससे अगर ऑल्दो या दो से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए कभी भी अगर फिर भी हम कह रहे हैं ना ऑल्दो यू डू दिस, और आई, या हम कहते हैं ना ऑल्दो आई वॉज टायर्ड येट आई केप्ट वर्किंग, मतलब मैं थका, यहाँ तक कि मैं थका था मगर मैं तब भी काम करता रहा। यानी मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहता, जैसे हम कैसे से कहते हैं कि अरे यहाँ तक कि मैं थका हुआ था फिर भी मैं काम करता रहा, तो फिर भी का जो वर्ड आएगा वो येट से मीनिंग निकलेगा। और वो कब फिर भी, ये जो फिर भी मीनिंग आया ना येट से, इस येट का मीनिंग है फिर भी का प्रयोग होता है फिर भी के अंग्रेज़ी निकालने के लिए। कब? जब अल्दो से हमारा वर्ड स्टार्ट, सेंटेंस हमारा अल्दो से स्टार्ट हो रहा है तो फिर भी के लिए हम येट लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर ऐसे ही फोर्थ, इफ़ अनलेस टिल अनटिल एज सून एज या व्हेन से आरंभ होने वाले व्हेन से आरंभ होने वाले सेंटेंस में तो या तब की अंग्रेज़ी नहीं लिखते, इसके स्थान पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। मतलब इफ़ अनलेस अनटिल टिल एज सून एज पॉसिबल या व्हेन से आरंभ होने वाले या व्हेन से शुरू होने वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं उसमें मैं तो या इन सब शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम कॉमा लगा देते हैं। जैसे इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, मतलब अगर ये बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो हम कुछ लोग कहते हैं जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि अगर बारिश हुई तब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो कुछ लोग कहते हैं देन आई विल नॉट गो टू स्कूल, इफ़ इट इज़ रेन देन आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो देन का प्रयोग नहीं करना है, बस कॉमा लगा देना है, तभी अब निकल जाएगी आवाज़ किसकी, तब, जब, तक, तो, यो, इसकी आवाज़। ठीक है, बस अगर इफ़ से, अनलेस से, टिल से, अनटिल से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद हम मैं तो या तब इसकी अंग्रेज़ी के लिए कोई वर्ड नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, सिंपल बस कॉमा लगा देते हैं तो अपने आप अंग्रेज़ी निकल जाती है इसकी। फिफ्थ है, जब दो शब्द यानी कार्ता एज वेल एज से जुड़ते हैं, मतलब जब दो शब्द जो है आपस में हम दो वर्ड से, एक इस वर्ड से जुड़ते हैं एज वेल एज, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। मतलब जो वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही एज वेल एज यू इज़ इंटेलिजेंट, मतलब ये और साथ साथ तुम भी दोनों ही इंटेलिजेंट रहो। यू एज वेल एज ही आर ट्रूथफुल, तुम और ये भी, एज वेल एज मतलब ये भी ट्रूथफुल है, मतलब ईमानदार है, भरोसेमंद है, सच्चा है। सिक्स्थ है, जब दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़े होते हैं तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट अनुसार होते हैं। ये कह रहे हैं वर्ब जो होते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट अनुसार होते हैं। जैसे कि नाइदर दे नॉर आई एम क्लेवर, ना ही वो ना ही मैं क्लेवर हूँ। आइदर आई और दे आर लायर, ना ही मैं और ना वो लायर हैं, मतलब लायर मतलब झूठे। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शंस, हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है कंजक्शंस की मदद से। पहला है वी ओपन आवर बुक्स डैश बिगिन टू रीड, हम क्या कहते हैं, हमने अपनी बुकें खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, तो हम ये तो कहते हैं वी ओपन आवर बुक्स एंड बिगिन टू रीड, और पढ़ना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा एंड। ऐसी दूसरा है रूबी इज़ इंटेलिजेंट बट शी इज़ नॉट डिलीजेंट, मतलब रूबी इंटेलिजेंट है मतलब वो मगर डिलीजेंट नहीं है, तो मगर कैसे कहते हैं हम, बट। थर्ड है प्लीज़ वेट फॉर मी अनलेस आई रिटर्न, प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार कर लो अनलेस आई रिटर्न। अनलेस मतलब जब तक, क्या, अनलेस मैंने बताया था जब तक मैं ना आ जाऊँ, ठीक है, जब तक कि मैं वापस आऊँ तब तक इंतज़ार करो। प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए इंतज़ार करें जब तक मैं वापस आ जाऊँ। ठीक है, फिर फोर्थ है यहाँ पर रश्मि डैश रेशमा इज़ ओबीडियंट, रश्मि और रेशमा ओबीडियंट हैं, तो हम क्या कहते हैं रश्मि एंड रेशमा। ठीक है। फिफ्थ है डू यू वांट टू बाय अ कार और अ स्कूटर, क्या तुम कार खरीदना चाहते हो या स्कूटर खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि यू वांट टू बाय अ कार और स्कूटर, और मतलब चॉइस, दोनों में से क्या खरीदना चाहते हो, तो और ही तो लिखते हैं। सिक्स्थ है ही इज़ टॉलर देन यू, ये तुमसे लंबा है, तो देन मतलब कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं कहूँगा दिस पेंसिल इज़ गुड बेटर देन दैट पेंसिल, मतलब ये पेंसिल उस पेंसिल से बेहतर है, अच्छी है। ठीक है, फिर उसके बाद सेवन्थ है थिंक दैट यू स्पीक, सोचो जो कि तुम बोल रहे हो, मतलब जो तुम बोल रहे हो उस पर सोचो। एट्थ है डैश रीना मीना केम हेयर, नाइदर रीना नॉर मीना केम हेयर, ना ही रीना आई ना ही मीना यहाँ पर आई। ठीक है, ना ही रीना और ना ही मीना यहाँ पर आई, हम कहते हैं ना तो तुम आए ना तुम्हारे दोस्त आए, मतलब नाइदर यू केम नॉर योर फ्रेंड्स केम हेयर, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स केम हेयर। ठीक है,
तो इस तरह से हम कहते हैं ना, ना तुम आए ना तुम्हारे दोस्त आए, ना तुमने खाया ना हमें खाने दिया, तो हम कहते हैं ना नाइदर यू नॉर लेट मी ईट, मतलब ना तुमने नाइदर यू ईट ना एंड नॉर लेट मी ईट, मतलब ना ही मुझे खाने दिया। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हल्के हल्के जब बोलेंगे आप समझेंगे तो अपने आप खुद मुंह में आने लगेंगे, ज़बान पर आने लगेंगे, अपने आप ही लफ्ज़ निकलने लगेंगे। ठीक है, फिफ्थ, अब ये बी क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है हमें। बी है कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन गिवन ब्रैकेट। ये कह रहे हैं ब्रैकेट में कंजंक्शंस दिए हैं, इसे यूज़ करके यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ना है इन लफ्ज़ों को। तो इसमें पहला देखिए, मतलब इसमें करना क्या है, ये दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, फुल स्टॉप दिया है, इसके बीच में हमें इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके दोनों को जोड़ देना है, दोनों लफ्ज़ों को। कंजंक्शन का मतलब यही होता है, दो सेंटेंस को, वो दो क्लॉज को, दो वर्ड को जोड़ देता है आपस में। पहला है यहाँ पर ही इज़ हेल्दी, ही इज़ नॉट हैप्पी, मतलब वो सेहतमंद है, वो खुश नहीं है, तो हम कहते हैं ना वो सेहतमंद है मगर वो खुश नहीं है, तो मगर मतलब बट, तो यहाँ पर लगेंगे ही इज़ हेल्दी बट ही इज़ नॉट हैप्पी, वो हेल्दी है मगर वो हैप्पी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा बट। ठीक है, इसके बीच में फिर डू यू लाइक टी और डू यू लाइक कॉफ़ी, तुम्हें चाय पसंद आएगी या कॉफ़ी पसंद आएगी, मतलब तुम्हें चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, तो हम कहते हैं ना, तो यहाँ वहाँ पर आएगा और इस जगह। फिर बी ऑनेस्ट एंड फेयर नन, ईमानदार बनो और डरो मत किसी से, हम कहते हैं ना, तो और एंड यहाँ पर आएगा एंड। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे ही एरो कर दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं छोटा छोटा। फिर नेक्स्ट हमारा आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम टू यू, मैं बीमार था इसलिए तो मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तो यहाँ पर आएगा सो। ठीक है, सो। फिफ्थ है शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वॉज अनवेल, वो स्कूल नहीं गई, वो बीमार थी, तो हम कहते हैं ना वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बीमार थी, तो क्योंकि मतलब बिकॉज BECAU, बिकॉज शी वॉज इल। फिर है सिक्स हमारा बी केयरफुल ऑफ हिम ही विल चीट यू, मतलब तुम उससे सावधान रहो वो तुम्हें धोखा दे देगा। अब यहाँ पर लिखेंगे तुम सावधान रहो वरना वो तुम्हें धोखा दे देगा, तो वरना मतलब अदरवाइज़, तो यहाँ आ गया हमारा अदरवाइज़। बस इसमें कुछ करना थोड़ी नहीं, देख के दोनों सेंटेंस सामने सेंटेंस लेके उठा के रख देना बीच में। सेवेंथ है स्लो विंस द रेस एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब स्लो विंस द रेस और स्टेडी विंस द रेस, ये आपने कहावत सुनी होगी, मतलब हल्के चलने वाला इंसान जीत जाता है। जैसे कछुए और खरगोश की जो कहानी है उसमें रेस होती है तो कछुआ जीत जाता है, तो इसीलिए ये कहावत बन गई जब से कि धीरे चलने वाला भी जीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया स्टेडी, सॉरी यहाँ पर स्टेडी नहीं एंड आएगा, हमने भी स्टेडी लिख दिया है, तो यहाँ पर ये चेंज कर दिए, यहाँ पर एंड कर दिए, यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा, एंड ही तो है हमारा कंजंक्शन, तो यहाँ आ गया एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है शी वीप्स शी लाफ। अब नाइदर और नॉर है तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इस जगह आएगा नाइदर शी वीप्स NER, नाइदर शी वीप्स नॉर शी लाफ्स, मतलब ना ही वो वीप करती है ना ही वो लाफ करती है। ठीक है, तो नाइदर ना ही वीप ना ही लाफ। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया पूरा। अब पेज नंबर 32 पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर पार्ट नंबर 14, ये सॉरी पेज नंबर हमारा कौन सा है, 32, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है, पार्ट नंबर तो हमारा क्या है, पार्ट नंबर 4 है। इस पे भी आप पार्ट नंबर 4 ही लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको पार्ट नंबर 4 ही लिखना है, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट नंबर 4 में है। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 4 में है, तो आप इसे भी पार्ट नंबर 4 कर दिए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 4 हो गया, और यहाँ पर भी आपको डेट लिखनी होगी किस दिन की, जिस दिन इसकी पार्ट 4 की वीडियो अपलोड होगी उस दिन की। चलिए, अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसमें इसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, पहले इसकी हिंदी में वर्ड देखिए। हिंदी में लिखा है विस्मयादिबोधक, क्या, विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादिबोधक अव्यय हिंदी में कहते हैं, वैसे इंटरजेक्शन इंग्लिश में कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द हार्ट सच एज सरप्राइज, जॉय, सॉरो एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें सडन, कुछ अचानक से जो हमारी फीलिंग, इमोशंस और हार्ट, हमारे दिल के, हमारे सडन फीलिंग इमोशंस को जो जैसे कि सरप्राइज़ है, जॉय है या सॉरो है, इन्हें शो करता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम अचानक से कहते हैं यस आई गॉट इट, मतलब यस मैंने इसे जीत लिया। हम कहते हैं हुर्रे, यानी खुश रहते हैं, तब हम कहते हैं हेलो हाउ आर यू, मतलब हेलो हाउ आर यू। तो हम अचानक से ऐसे कोई वर्ड बोलते हैं ना जिसमें हम खुश होके अचानक से चौंक कर, ठीक है, या हम दुख वाली बात होती है, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, हम कहते हैं
आह, या हम कहते हैं आह मतलब जब थक गए, या खुश हो, यस हो गया, ऐसे कहते हैं ना हम, यस। तो ये सब क्या है, ये वर्ड अचानक से बोले आते हैं, ठीक है, अचानक से हमारे दिल की फीलिंग होती है, हम फ़ौरन बोल देते हैं। जैसे कहते हैं बच्चे जो है शोर करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हू, ऐसे करते हैं ना, तो वो क्यों करते हैं, खुश होते हैं। तो इस तरह से जो है क्या है, ब्रावो, ब्रावो कब कहते हैं, जब कोई अच्छा काम किया हो, ये किसी ने जैसे शॉट मार दिया, जैसे आप देखा होगा आपने क्रिकेट का शॉट मारा तो हम कहते हैं ब्रावो, मतलब आपने काफ़ी अच्छा शॉट मारा है, काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। इस तरीके से जो है खुशी जाहिर करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग फीलिंग्स दिखाने के लिए अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो वही वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हैं, ब्रावो वेल डन, मतलब ब्रावो बहुत बेहतरीन, मतलब जैसे हम किसी को शाबाशी देते हैं, ये शाबाश बहुत अच्छा काम किया आपने, तो हम कहते हैं ना ब्रावो वेल डन, मतलब बहुत अच्छा काम किया, ब्रावो काफ़ी बेहतर काम किया। अब कहेंगे अलास हिज डॉग इज़ डेड, मतलब दुख मना रहे हैं कि हम कहते हैं ना नहीं उसका कुत्ता मर गया, तो हम कहते हैं ना उसका कुत्ता मर गया। अब हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे अरे यार उसका कुत्ता मर गया, तो हम हिंदी में दुख मना के ऐसे ही कह सकते हैं अपने वर्ड से अल्फा, अपने जो जैसे मैंने कहा अरे यार उसका कुत्ता मर गया, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि दूसरे वाले को लगेगा कि यहाँ से दुख हो रहा है। अगर मैं कहूँ अरे यार उसका तो कुत्ता मर गया, मतलब यानी हम खुश हो रहे हैं, तो हमारे इमोशंस हमारे बोलने के तरीके से पता चल जाएगा कि हम खुश हैं या दुख हैं। मगर इंग्लिश में कैसे बताएंगे, इंग्लिश में ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं जैसे कि अलास हिज डॉग इज़ डेड, मतलब हम यहाँ पर अलास वर्ड यूज़ करके ये कहना चाह रहे हैं कि हमें दुख है, उसका कुत्ता मर गया, ठीक है। अगर हम कहेंगे हुर्रे हिज डॉग इज़ डेड, मतलब हुर्रे उसका कुत्ता मर गया, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं हुर्रे कह रहा हूँ, मैंने मगर कहा अलास, मतलब मैं दुख मना रहा हूँ कि उसका कुत्ता मर गया, मुझे बुरा लग रहा है। अगर मैं हुर्रे कह देता तो मतलब इससे ये होता कि मुझे खुशी हो रही है। तो ये सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारी फीलिंग बताती है, हमारे इमोशंस बताते हैं कि हम सोच कैसे रहे हैं। ब्रावो वेल डन, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए, तो ऐसे तो कहते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर इंटरजेक्शन है जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस इंटरजेक्शंस ये बताया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख इंटरजेक्शंस निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि हेलो हो। अब ये इंटरजेक्शन के नाम हैं, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, इसके सामने इमोशंस दिए हैं। हेलो हो कब यूज़ करते हैं, जब हम संबोधन मतलब एड्रेस करते हैं किसी को, जब किसी से क्या कहते हैं हेलो हो, ये हाउ आर यू, ऐसे हम किसी से बातचीत करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात होती है तब। या हाँ व्हाट, लो इसका मतलब सरप्राइज़, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, अचानक से कोई चीज़ देखते हैं, कहते हैं व्हाट। अगर कोई कहता है कि क्या कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कहते हैं व्हाट, अभी तो कल ठीक था, इतनी जल्दी, तो हम ऐसे चौंक के कहते हैं ना क्या, तो वो जो क्या होता है ना, इसीलिए हम कहते हैं व्हाट, मतलब सरप्राइज़, चौंक के, आश्चर्य हो के अचानक से बोलते हैं ना क्या उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब व्हाट, तो हम ऐसे कहते हैं। तो हाँ व्हाट लो, ये तीनों हमारे जब हम चौंक के, आश्चर्य हो के, सरप्राइज़ होके कोई वर्ड बोलते हैं तब कहते हैं। ऐसी आहा लिखा है, इंडीड लिखा है, मतलब संतोष या ब्रावो। ब्रावो तो ये कहते हैं किसी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब शाबाशी देने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना शाबाशी देने के लिए, तो इसलिए ब्रावो यूज़ करते हैं। या हम खुश होते हैं तो, या कोई अच्छा काम करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर है आहा या इंडीड, हम कहते हैं आहा मज़ा आ गया, जैसे हमने खाना खाया, हमने कहा हाँ द फूड वॉज टेस्टी, यार खाना टेस्टी था, हमने किसी की ऐसी तारीफ़ कर रहे हैं। या इंडीड, तो इस तरह से हम जब सुकून मिला हो हमें किसी चीज़ से, हम जो है जैसे बहुत सारा काम करके बैठे, हमने कहा मतलब हमें सुकून मिला, हमने कहा इंडीड, मतलब हमें किसी चीज़ से सुकून मिला है, संतोष मिला है, ठीक है, हम राज़ी हो गए, अप्रूवल। फिर इंटरजेक्शन यहाँ पर दोबारा दूसरे दिए, इसके इमोशंस यहाँ दिए। हाँ हुर्रा, मतलब जॉय, जब हम खुश हों तो कहते हैं हाँ हुर्रा। आह ओह ओ अलास, मतलब दुख होते हैं तब इन लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। पू और फाई जब गुस्सा होते हैं किसी से नफ़रत वाली बात होती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं यार वो जीत गया, तो गुस्से में अगर हम कहेंगे ना फाई हेड, मतलब फाई ही वॉन, मतलब कि हटो यार वो जीत गया, गुस्से में कहते हैं हम, ठीक है। कोई एक खुश होता है इंसान कि अच्छी, चलो यार वो जीत गया, हमारा दोस्त है, अच्छी बात है ना। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं हुर्रे वो जीत गया, कुछ कहते हैं कि नहीं यार वो जीत गया, मतलब कोई नाराज़ भी होता है। तो अलग अलग इमोशंस बताने के लिए इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज दी है जो कि हम करने जा रहे हैं। पहला है हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स। अब यही 6 इंटरजेक्शन दिए हैं, 8 में भरने हैं, तो इधर उधर करके जो इसमें भरेंगे जाएंगे वो हम भर देंगे। तो पहला देखिए, डैश यू स्टेड फर्स्ट, मतलब अगर जैसे हम किसी से कह रहे हैं नहीं यार तुम पहले खड़े हो गए, मतलब गुस्से में कह रहे हैं हमें बुरा लग रहा है, तो हम कहेंगे फाई यू स्टूड फर्स्ट, मतलब हाँ तुम पहले खड़े हो गए, ठीक है। हाँ तुम पहले खड़े हो गए, ऐसे कहते हैं ना हम, हाँ तुम पहले खड़े हो गए, हाँ ठीक है तुम पहले खड़े हो गए, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं। तो हम ये क्या हो गया, फाई यू स्टूड फर्स्ट। ऐसे सेकंड है व्हाट अ बैड थिंग इट इज़, कि कितनी बुरी चीज़ हुई है,
ठीक है, कितना बुरा हुआ ये, तो हम कहते हैं ओह व्हाट अ बैड थिंग इट इज़, मतलब कितना बुरा हुआ ये कितना बुरा है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओह मतलब हमें दुख मना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर थर्ड आ गया डैश आई हैव पास, यस मैं पास हो गया, मतलब ब्रावो आई हैव पास, मतलब मैं पास हो गया, ब्रावो मैंने काफ़ी अच्छा काम किया। फिर नेक्स्ट है हाउ डू यू डू, हम किसी के हाल चाल पूछते हैं, इन सब के लिए मैंने बताया था हेलो का इस्तेमाल करते हैं, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ डू यू डू, हेलो वेयर आर यू गोइंग, हेलो। इस तरह से हम जो किसी के हाल चाल पूछते हैं, ठीक है, किसी से हम क्या करते हैं, उससे उसके खैरियत लेते हैं, तो हम हेलो हाय ये तो यूज़ करते हैं, तो हेलो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है। फिफ्थ है लुक एट द बॉय, मतलब उस लड़के को देखो, जैसे हम चौंक के कह रहे हैं, ठीक है, या हम खुश होकर कह रहे हैं, हंस के कह रहे हैं, उस लड़के को देखो, उस लड़के को, ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग, जैसे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, या कुछ लोग होते हैं जोक बनाते हैं तो कहते हैं हाँ लुक एट द बॉय, हाँ उसे देखो वो कैसा लग रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हाँ यूज़ करेंगे। फिर है सिक्स डैश बी क्वाइट, हुश बी क्वाइट, हम टीचर को आपने देखा होगा कभी क्लास में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कहते हैं हुश बी क्वाइट, मतलब शांत हो जाओ, ठीक है, चुप हो जाओ, तो ऐसे तो कहते हैं हुश मतलब चुप हो जाओ, अचानक से बोलते हैं ना हुश मतलब चुप हो जाओ। और हमेशा एक बात अभी मैं पहले कर लूँ फिर इसके बाद बताऊंगा, पहले 7 और 8 बता दूँ। 7th है डैश वेल हिट, मतलब ब्रावो, वेल हिट मतलब काफ़ी अच्छा काम किया, ब्रावो बहुत बेहतरीन काफ़ी अच्छा हिट था। जैसे हम किसी ने छक्का मार दिया तो हम कहते हैं ब्रावो काफ़ी अच्छा शॉट था, ब्रावो वेल हिट अच्छा छक्का मारा, ठीक है, अच्छा चौका मारा, अच्छी बाउंड्री थी, अच्छा शॉट था। फिर है 8वां, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा लास्ट, इंडिया हैज़ वॉन, हुर्रे इंडिया हैज़ वॉन, यस इंडिया जीत गई, मतलब हम खुशी मनाते हैं तो हम क्या कहते हैं हुर्रे। अब यहाँ पर एक वर्ड चीज़ ये लिखने की है, ये जानने की है कि जब भी हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं उसके आगे ये वाला साइन बनाते हैं, तो मैंने नहीं बनाया है, मैं अब बना देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे वाला साइन बनाते हैं। ये हमारा जो है ये साइन जो होता है ये हर इंटरजेक्शन वाले वर्ड जब ऐसे अचानक से वर्ड बोले जाते हैं चौंक कर या खुश होकर इस तरह से, तो यहाँ पर हमेशा ये वर्ड बनाए जाते हैं, ये वाला साइन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हुर्रे, उसके बाद ये साइन, उसके बाद स्टार्ट दूसरा वर्ड, तो ये साइन हमेशा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा यहाँ पर PA2 कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है, PA2 कोर्स कंप्लीटेड यहाँ पर लिख दूंगा। तो आप सब भी यहाँ पर अपनी बुक पर लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है, यहाँ पर PA2 कोर्स कंप्लीटेड लिख लिए। और सबसे पहले आप इसके वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आ जाइए। देखिए हमने स्टार्ट किया था बच्चों चैप्टर नंबर 12 से। कहाँ से? चैप्टर नंबर 12 से। हमने बताया कि ये भी पार्ट नंबर 4 में है, उसकी एक्सरसाइज करी हमने। फिर चैप्टर 13 पे आए, हमने बताया ये भी पार्ट नंबर 4 में है, इसकी भी एक्सरसाइज की। डेट मैंने बताई थी, डेट तो आपको बताई दी है मैंने। फिर पार्ट नंबर 4 हमने बताया कि चैप्टर 14 भी यही हमारा पार्ट नंबर 4 है, यानी तीनों ही चैप्टर पे हमें पार्ट नंबर 4 लिखना है। और लास्ट में जब हमारा पार्ट नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए। दोबारा से इसका PA2 का सिलेबस देख लिए। और यहाँ पर देखिए हमने जैसे कि अभी बताया आपको, प्रीपोजिशन हमने करा दिया है बच्चों, कंजक्शन करा दिया अभी, इंटरजेक्शन करा दिया, यानी पार्ट 4 जो है आपका PA2 का सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमने पूरा अभी कंप्लीट कर दिया। सो बस आपको अब तैयार करना है, जितनी हमने एक्सरसाइज कराई हैं वो पढ़ लेनी है अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।